सेज के बारे में सुना होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये भी मतलब निवेश बढ़ाने के लिए एक तरीका अपनाया गया। ये आया कहाँ से, ठीक है। इससे पहले था EPZ, ठीक है। EPZ क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965। कहाँ पे? कांडला में। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कांडला गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है EPZ की स्थापना सबसे पहले कब और कहाँ हुई थी, ठीक है। 1965 कांडला। इसी में सुधार करके सेज एक्ट 2005 के थ्रू 2006 में EPZ बन गया सेज, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आया सेज जो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किस राज्य में, ठीक है। तो यदि राज्यों की बात करें तो उसमें दो तरीके से, यदि वो टोटल कितने हैं तो तेलंगाना टॉप पे आ जाता है। वहाँ टोटल जो है 57 है। और ये सेज जोन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है 57 है, बट जो सर्विस में है, जो ऑपरेशनल है, वो ओनली 29 है। ये जो ऑपरेशनल पूछ दे तो टॉप पे आ जाएगा तमिलनाडु, और यदि पूछ ले टोटल से पूछे तो टॉप पे आएगा तेलंगाना। इसके बाद जो नंबर आता है वो है कर्नाटका, उसके बाद है महाराष्ट्र, ठीक है। टॉप 3 जान ले काफी है। इसमें इसके पास है 51, इसके पास भी है 51। कर्नाटक के पास जो ऑपरेशनल है वो 31, इसके पास जो है 30। सिर्फ ऑपरेशनल यदि बात करें तो एक नया नाम जुड़ जाएगा, वो होगा तमिलनाडु। इसके पास जो ऑपरेशनल है वो 40 है। यदि ऑपरेशनल पूछे शेष सबसे ज्यादा कहाँ है तो तमिलनाडु में। ऐसे सिर्फ पूछे शेष सबसे ज्यादा कहाँ है तो तेलंगाना में। सेकेंड पे जो है कर्नाटक, थर्ड पे जोन है। जोन 29 जो ऑपरेशनल जोन, जो जोन है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तेलंगाना का सर समुद्री इलाका ये कहाँ लिखा है कि समुद्री इलाका रहेगा तो स्पेशल जोन बनेगा? इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। मिटा दो। जोन का मतलब वो पोर्ट नहीं होता, बंदरगाह नहीं होता है, इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये टोटल इतना है 29 ऑपरेशन। जोन ये जोन सेज जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो उसने बना के रखा है। यहाँ पर जो है इस एरिया में मुझे बिजनेस कंसर्न ज्यादा चीज करना है। बिहार में नहीं, ये ऑपरेशनल चालू है। 57 टोटल है, इसमें 29 ही चालू है। 29 जोन ही सर्विस में है अभी, बाकी सबको बंद है। यदि पूछेगा ऑपरेशनल कितने हैं सब ज्यादा तमिलनाडु में, ओवरऑल कितने हैं तो तेलंगाना में। यही 4 जगह है क्या सर? नहीं, इसके बाद MP है, महाराष्ट्र है, सब भी है, गुजरात है, बिहार में नहीं है, झारखंड में भी होगा। विशेष आर्थिक, ठीक है। मिटाऊं सेज की कहानी इतनी सी है, खत्म। सेज से क्वेश्चन आएगा, यही सब क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। कभी कभी सेज या EPZ का दोनों कहानी पूछ देगा, दोनों में क्या रिश्ता है, या फिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अभी ये है निवेश, विदेशी निवेश।
विदेशी निवेश मतलब बाहर के देशों ने, जो बाहर का देश है उसका भारत में निवेश कर, वो दो तरीके से निवेश करेंगे। पहला क्या कहलाएगा? FDI, दूसरा FPI। ये क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो मतलब संस्थागत इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्या है? 100% बहुत जगह दिया हुआ है, जो चाहे बहुत सारे फील्ड हैं, 3 फील्ड को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम फील्ड में इसको FDI का परमिशन दिया है। बहुत सारी जगह 100% है, बहुत पोर्टफोलियो कार्यक्रम भी चलता है। पोलियो नहीं, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब होता है संस्थागत, कोई संस्था के थ्रू, ठीक है। इसका जो काम होता है सिर्फ उत्पादन में होता है। उत्पाद जहाँ हो रहा है ना, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे FDI के थ्रू। ये होता है शेयर मार्केट, ठीक है। ये उत्पाद के फील्ड में और ये शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में याद होगा मैंने पढ़ाया था FII। ओके। अभी FI के शुरू जो होता है वो 2 चीज आता है। मैंने FII पढ़ा दिया, QFI। ये 2 चीज है। FI पता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये मेन है जिसके थ्रू शेयर वाला पैसा जाता है। इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। ये खुदरा है। ये कभी कभी क्या होता है, खुद से भी इन्वेस्ट कर लेता है, कभी इसके थ्रू भी इन्वेस्ट करता है, समझ गए। और ये जो है FDI, ये तो करता ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी इसके तहत जो हमने इसको तो पढ़ लिया, थोड़ा सा घरेलू इन्वेस्टमेंट भी देख लेते हैं, जहाँ FDI का कुछ ना कुछ रोल है। ये मिटा दो। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यदि घरेलू निवेश की बात करें तो ये 2 तरह से होते हैं। घरेलू में तुम सुना होगा, एक होगा ऑफलाइन, एक होगा मेन लाइन ऑनलाइन। एक हो गया ऑफलाइन, एक होगा मेन लाइन, सॉरी ऑनलाइन। ये सबसे जैसे क्वेश्चन जिस प्रकार आएगा सब जितना टॉपिक मैंने कवर किया, हर एक टॉपिक से एक 2 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव जैसे उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा बट ऑप्शन नहीं रहेगा। नहीं, ऑब्जेक्टिव होगा, एक वर्ड का आंसर होगा वो, बट वो ठीक रहेगा, वो नहीं रहेगा ऑप्शन। अभी क्या है, मुझे क्वेश्चन खुद से लिखना है। ठीक है, मैं खुद से लिखूंगा, मैं कितना ऑप्शन लिखता रहूँ, ठीक है सर। और मैं अपनी मर्जी से लिखूंगा उधर बैठ के, ठीक है। ऑफलाइन, अब ऑफलाइन का मतलब क्या होता है पता है? ब्रिक्स एंड मोर्टाज। ब्रिक्स एंड मोर्टाज मतलब ईंट और गारे से बना हुआ चीज, मतलब दुकानें। ऑफलाइन तो बिजनेस वैसे ही होगा ना। ऑफलाइन बिजनेस में दुकान खोल के बैठेगा, उसके लिए चाहिए ब्रिक एंड मोर्टाज। इसका नाम दिया, कल के पूछता है ब्रिक एंड मोर्टाज का आंसर कुछ पूछ देगा, या ऑफलाइन बिजनेस क्या क्या हो सकता है, तो ऑप्शन में ये भी रहेगा ब्रिक एंड मोर्टाज। तो दुकानदार, अभी दुकान जब खुला तो यहाँ भी 2 टाइप के दुकानदार होते हैं। एक होगा क्या बोलते हैं, थोक विक्रेता। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इसके बाद पता चलेगा। तुम लोग बोलेगा सर ये सब तो मुझे पता ही है, फिर क्यों पढ़ा रहे हो, क्या जरूरत है। ये है खुदरा विक्रेता। थोक विक्रेता में FDI 100% है, ठीक है। इसके लिए भी पढ़ा रहा था। जो थोक है, होलसेल है, उसमें FDI 100%। ऑफलाइन में सर किसको, ब्रिक्स और मार्केट। ब्रिक एंड मोर्टाज मतलब ईटा और गारे से बना हुआ चीज। ऑफलाइन में मतलब दुकान बनाना, दुकान ईटा दुकान ही बनाते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन आया था इसलिए मैं नाम दे दिया, जरूरी नहीं है इतना शॉर्ट नाम कर सकता है दुकान खोलना ऑफलाइन,
ऑफलाइन मतलब वही है कि हम कहीं बैठ के बेचेंगे ना, तो ऑफलाइन हो गया। उसके दो पार्ट है, एक थोक विक्रेता होता है, एक खुदरा विक्रेता होता है। थोक विक्रेता में जो होलसेल है उसमें FDI 100% है, ठीक है। अब जो खुदरा विक्रेता है इसमें भी दो पार्ट है। उसमें क्या है, इसमें दो कौन कौन सा है, एक है सिंगल ब्रांड, एक है मल्टी ब्रांड, ठीक है। एक क्या है, सिंगल ब्रांड मतलब किसी एक कंपनी का है जो आइटम बेचेगा। एक है मल्टी ब्रांड मतलब अलग 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 कंपनी का भी बेच सकता है। सिंगल ब्रांड में जो है इसमें भी 100% दिया है FDI, ठीक है। मल्टी ब्रांड अलग अलग कंपनियों का, सब कंपनी सिंगल ब्रांड मतलब किसी एक कंपनी का, जिसका कैसे डाबर का हर चीज, पतंजलि है तो पतंजलि का हर चीज, उसमें FDI 100% है। और मल्टी ब्रांड जो है उसमें FDI 51% है, ठीक है। अभी FDI 100% मतलब क्या हुआ कि कोई कंपनी आया और अपनी कंपनी खोल दिया, खुद अपना कंपनी खोल दिया, सब कुछ उसका रहेगा, तो वो अपने आप खोल दिया, सरकार ने उसको परमिशन दे दिया। ये 51% है मतलब, और दूसरा कोई भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, समझिए, दो मिल के कर रहा है। 100% है नहीं, 51 ही है। इसमें और कोई पार्टनर होगा, इसमें और कोई पार्टनर नहीं होगा। मिटा दो, घरेलू वाला समझ गया। ये एकदम अपना कहानी है, बच्चों की कहानी है जो हमारे घर वगैरह में होता है। दुकानदार, दो टाइप का दुकानदार, फिर इसमें एक थोक अभी 100% है, खुदरा विक्रेता है, सिंगल ब्रांड, मल्टी ब्रांड, इसमें भी आगे है सर, मल्टी ब्रांड। ठीक है। अभी उसमें क्या आगे होगा, ऑनलाइन में बताइएगा। अब ऑनलाइन बताएंगे, अभी तो ऑफलाइन ही हुआ, अभी तो एक ही साइड क्लियर हुआ ना, अभी ऑनलाइन। ऑनलाइन को क्या बोला जाता है, ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स ही बोलते हैं ना। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है मार्केट प्लेस मॉडल, एक होता है इन्वेंट्री मॉडल। इन्वेंट्री मतलब खुदरा विक्रेता, ठीक है। अभी ये दोनों में अंतर क्या है, ये जो मार्केट प्लेस मॉडल है इसमें क्या होगा कि जो कंपनी आएगी ना, जो कंपनी जो बाहर से आती है बिजनेस करने के लिए, उसका ओनली साइट होगा, क्या होगा, साइट होगा। और उसका जो विक्रेता होता है ना वो इंडियन होगा, ये विदेशी होगा, साइट में बताता हूँ, ये इंडियन होगा। कहने का मतलब जैसे अमेजन है, अमेजन अपना साइट बनाया विदेश का है, लेकिन जो उसमें सामान बिकेगा ना वो इंडियन का बिकेगा, उसमें इंडियन लोग रजिस्टर कराएंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास इस चीज़ का घड़ी का दुकान है, मैं रजिस्टर करा दूंगा, मेरे इलाका में या जहाँ भी इस चीज़ का उसका ऑर्डर आएगा तो मेरे पास आएगा कि ये चीज़ का ऑर्डर आया, आप बेचिए। कहने का मतलब है कि विक्रेता होगा इंडियन, साइट होगा फॉरेनर। सर फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट इंडियन है, उसका अलग है, उसका ही बताएंगे। इंडियन है। हाँ अभी आगे बताएंगे, ठीक है। साइट जो होगा किसका होगा, विदेश का होगा, जैसे अमेजन है, इसमें ये साइट है विदेश का, बट इसके अंदर जो सामान बेचता है ना वो इंडियन बेचता है। और इसके अंतर्गत इसको 100% है और इसके अंतर्गत 0% है। अब इसको परसेंटेज नहीं देने का रीजन क्या है, यदि इसको ये भी पावर दे दिया जाएगा, पता चलेगा ये चाइना से सब सामान लेके आ गया और वो सस्ते तरह बेचना शुरू कर दिया, तो मार्केट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, हर चीज़ सस्ता बेचने लगेगा। इसलिए इसको ये पावर नहीं दिया गया, बोला साइट तुम्हारा होगा, विक्रेता हमारा होगा, हर देश के साथ। ये मॉडल पे यदि मार्केटिंग किया जाए, मतलब ऑनलाइन के थ्रू, इस तरह होता है। अभी इन्वेंट्री की बात करते हैं, इसमें हम साइट भी हमारा होगा और विक्रेता भी हमारा होगा। जैसे फ्लिपकार्ट भी इंडियन का है,
उसका सामान जो बिक रहा है वो भी इंडियन ही बेचेगा। इसमें दोनों चीज होगा और इसमें कोई एफडीआई नहीं है, एफडीआई बिल्कुल 0%। सर जैसे उसमें विक्रेता जो होगा तो उसमें विदेशी सामान बेच सकता है, विक्रेता विदेशी सामान कैसे बेचेगा? इंडिया नहीं बेच सकता। बहुत सामान जो है जो विदेश से आता है, मतलब नहीं बन रहा है, तो मिलता है कि नहीं मिलता है? अभी जैसे तुमने रजिस्टर किया, ये विदेश का आइटम है, बट ये कोई ना कोई इसका एजेंसी लिया होगा अपने यहाँ, अपने इंडिया में एजेंसी लिया होगा, तो वो इंडियनों के थ्रू हमें बिकेगा आइटम। ये जो है बंदा फ्लिपकार्ट, ये डायरेक्ट विदेश से लाके हमें नहीं देगा, ये अमेजन विदेश से लाके नहीं देगा। इंडियन जो दुकानदार है वो जहाँ से भी लाए लाके वो देगा, बेचेगा इंडियन। जो एजेंसी लेगा सर वो भी अगर विदेशी रहेगा तो नहीं हो सकता है, इंडियन ही करेगा वो। बेचने वाला इंडियन, ऑनलाइन ये जो कर रहा है बिजनेस, तो बेचने वाला इंडियन होगा, साइड जो है वो विदेश का होगा। उसको भी कुछ प्रॉफिट होता होगा। हाँ, उसका परसेंटेज रहता है, उसका परसेंटेज रहता है। ये बताओ बैंकिंग नेटवर्किंग, बैंकिंग नेटवर्किंग अलग, मतलब बैंकिंग सेक्टर का हो गया। बैंक नेट बैंकिंग का क्या होता है, तुम्हारा बैंक नेट के थ्रू तुम पैसा का चाल चल सकता है। नेट बैंकिंग, हाँ, नेट बैंकिंग पैसा को कैसे नचाना है, तुम घर बैठ के नेट के थ्रू नचाओ, बैंक जाने की तुमको जरूरत नहीं है। नहीं कर लेते हैं। ठीक है, ओके। इन्वेंट्री समझ गया, ये समझ गया। इन्वेंट्री ऑनलाइन दो टाइप का है, मार्केट प्लेस मॉडल और इन्वेंट्री मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल में दोनों चीज भारतीय होगा और इसमें साइड जो है वो विदेश का होगा और विक्रेता इंडिया। विक्रेता इंडिया। तो स्नैपडील का था विदेश से इंडियन है भाई, इंडियन है। ओके, अभी कुछ समझौते होते हैं दो देशों के बीच ट्रेड के लिए। बीच का ट्रेड छूट गया था, ट्रेड का भी कवर कर देता हूँ। सुना होगा पीटीए, पीटीए से बड़ा होता है एफटीए, एफटीए से बड़ा होता है सीईसीए, सीईसीए, इससे बड़ा होता है सीईपीए। ये क्या होता है? प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लिख दो, लिख दो। प्रेफरेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंस देना उस चीज को। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये नहीं लिखा, चलो इसको आगे। इसमें क्या होता है, अब एक लिस्ट होता है, निगेटिव लिस्ट, पॉजिटिव लिस्ट। इसमें निगेटिव लिस्ट का लिस्ट बड़ा होगा, पॉजिटिव का लिस्ट छोटा होगा। इसमें ठीक उसका उल्टा होगा, निगेटिव का लिस्ट, इसमें निगेटिव का लिस्ट बड़ा होगा और पॉजिटिव का लिस्ट छोटा होगा। ठीक है, इसमें निगेटिव का लिस्ट छोटा होगा और पॉजिटिव का लिस्ट बड़ा होगा। अब ये क्वेश्चन ये है सर ये लिस्ट क्या होता है? अभी क्या होता है, ये दो देशों के बीच में समझौता हुआ, प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट किया दो देशों के बीच में। जैसे मान ले श्रीलंका के साथ हमने किया, नेपाल के साथ हमने किया, तो इंटरनेशनल मार्केट चल रहा है 10%, तो हम इसको हम बोलेंगे कि जो आइटम पे इनकम कम है या 10% जिसको हम कम लेंगे, उसका एक लिस्ट बनाएंगे कि ये आइटम आप मुझे बेचो या हम आपको बेचेंगे, इस पर जो टैक्स लगेगा वो कम लगेगा या ना के बराबर लगेगा। ठीक है, एक लिस्ट बनाएंगे जिस पर मार्केटिंग करे रहेगा, उसका लिस्ट ज़्यादा बड़ा रहेगा। इस पर 10% हो सकता है, 10% के आसपास या 10% से ऊपर टैक्स हो। उससे टैक्स कैसे होते हैं? श्रीलंका के साथ किया, श्रीलंका के पास भी चाय है, इंडिया के पास भी चाय है, तो ऐसे चीज़ को हम क्या पॉजिटिव में रखते हैं। क्यों पॉजिटिव रखेंगे? उसका चाय यदि हमारे यहाँ आ गया सस्ते में, फिर हमारा चाय खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखते हैं। जो देशों के बीच श्रीलंका में जो चीज़ कम होता है, तो उस चीज़ को इंडिया उधर भेजेगा,
उसको निगेटिव लिस्ट में रखने की कोशिश करेगा। जो इंडिया में कम होता है वो इधर श्रीलंका भेजेगा, उसको निगेटिव में रखेगा। तो मतलब जिसका रेट कम होगा उसको निगेटिव लिस्ट बोलते हैं, रेट मतलब टैक्स, और जिसका ज़्यादा उसको पॉजिटिव बोलते हैं। तो इसमें उसे दो देशों के बीच करते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं। ये जिसमें करते हैं उसमें निगेटिव का लिस्ट बड़ा होता है, मतलब कम रेट का टैक्स जो होता है ज़्यादा आइटम होगा, ज़्यादा रेट का जो टैक्स होगा वो छोटा लिस्ट होगा। यदि फ्री ट्रेड करते हैं तो उल्टा होता है, निगेटिव वाला कम होता है, पॉजिटिव वाला ज़्यादा होता है। ये दोनों मिटा दो। ये क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है? व्यापार तो होगा, व्यापार के साथ साथ पेटेंट कॉपीराइट, मतलब जो टेक्नोलॉजी है ना वो भी साथ में। ठीक है, दो कंपनियों के बीच यदि किया गया है इस टाइप का समझौता CECA के तहत यदि समझौता किया गया है तो फिर इसमें कॉपीराइट साथ में जाएगा और व्यापार भी होगा। ठीक है, इसकी बात मिटा दो इसको। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, व्यापार प्लस पेटेंट कॉपीराइट। दिखा दो, ये वाला फार्मूला आता है एग्जाम में, चारों लाइन क्या है, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या आता है, ये पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए। ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है? व्यापार के साथ साथ निवेश भी होता है, मतलब व्यापार भी करेगा और एक दूसरे के देश अपने दूसरे कंट्री में निवेश भी करेगा। ठीक है, हाँ CEPA के तहत। अभी जब निवेश के तहत बात करेंगे वहां भी इसकी चर्चा करेंगे, निवेश भी करेगा। ठीक है, मिटा दूं। ये ट्रेड हो गया। उसने अभी हमने तो ये पढ़ लिया कि फॉरेनर जो है कैसे इन्वेस्ट करता है, मतलब कहाँ कहाँ FDI उसका है, उसके मार्ग क्या है, कैसे किया जाता है, मतलब निवेश करने के मार्ग। अभी बोरिंग सब्जेक्ट है ना। ठीक है, एक आता है ऑटोमेटिक, दूसरा है गवर्निंग। ठीक है, गवर्निंग मतलब सरकार के थ्रू। ऑटोमेटिक में क्या होता है? किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप 5,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ RBI को इंटीमेट करना है कि भाई हमने इसके लिए 5,000 करोड़ रुपया तक का इन्वेस्ट कर दिया, उन्हें इंटीमेट करना है। इसके थ्रू क्या होता है? गवर्निंग के थ्रू 5,000 से ज़्यादा, मोर देन 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो फिर परमिशन लेना पड़ता है। किससे? CCA से। CCA पढ़ा चुका हूँ पहले। CCA क्या होता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो क्या जारी करता है? किसान कृषि द्वारा उत्पादित MSP। ठीक है, CCA से परमिशन लेना पड़ता है। पहले क्या होता था? मई 2017 से पहले इस टाइप की दो चीजें थी, एक तो ये था CCA और एक था नहीं वो अलग है, तो वो नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। गवर्निंग काउंसिल के थ्रू
एक था FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टिव बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टिव बोर्ड, ये दोनों काम करता था यहाँ 5,000 ज्यादा लेने के लिए। बट मई 2017 में इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अभी सिर्फ CCA से परमिशन लेना है 5,000 से करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में। ठीक है, ये हो गया मार्ग। अभी लगभग विदेश वालों का हमने खत्म कर दिया, कैसे कैसे वो पैसा इंडिया में जाएगा। अभी एक जगह और आएगा कि इंडिया में पैसा और वो कैसे डालता है। उससे पहले इंडियन लोग कैसे पैसा बाहर इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट यानी खर्च करके कैसे? कृषि भी सर आजकल खत्म कर रही नहीं होगा, यही कंप्लीट नहीं होगा, फिर बहुत बचा हुआ इसमें। ठीक है, चलो इसमें क्या है, भारतीयों द्वारा जो निवेश किया जाता है। ADR और GDR, एक बीच में आता है IDR वाले। ठीक है, ये बोले तो अमेरिका डिपोजिटिबिलिटी, ठीक है, रिसिप्ट। और यह ग्लोबल डिपोजिटिबिलिटी रिसिप्ट। इसमें क्या होता है, जो भी इंडियन कंपनी है, भारतीय कंपनी का नाम डिपोजिटिबिलिटी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपोजिटिबिलिटी रिसिप्ट। अभी क्या होता है, ये जो है इसमें भारतीय कंपनी अमेरिका में अपना शेयर जारी करके वहां से पूंजी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर अमेरिका में जाके उसने अपना शेयर जारी किया, जारी करने के बाद उसने ले लिया, तो सिर्फ अमेरिका में। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का पहली कौन सी कंपनी थी जिसने अमेरिका में मतलब ADR के थ्रू शेयर जारी किया, वो था इन्फोसिस। इन्फोसिस निवेश करेगा तो ध्यान में करेगा कि निवेश नहीं, शेयर जारी किया, वहां जाके शेयर जारी किया, मतलब शेयर वहां बेचा, वहां से पूंजी लेके वापस आया, अपनी कंपनी का शेयर अमेरिका में जाके बेचा ADR के थ्रू। ठीक है, ये होता है अमेरिका के अलावे, अमेरिका था जी प्लस वेस्ट वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में अमेरिका तो है प्लस साथ में पूरी दुनिया में कहीं भी इसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है, अपना जाके कंपनी शेयर जारी कर सकता है। और इसका पुस्तक पहली कंपनी कौन थी, तो रिलायंस। ठीक है, अमेरिका प्लस का वर्ल्ड मतलब अमेरिका के अलावे और बाकी जितने भी देश है, सब देश में GDR के थ्रू अपना कंपनी जो इंडियन कंपनी वहां जाके अपना शेयर जारी कर सकता है और उससे पूंजी प्राप्त कर सकता है। जियो भी मान लीजिए शेयर बेचा है ना, क्या मुकेश अंबानी भी अपना शेयर जियो बेचा है? आजकल जितनी कंपनियां हैं सबको शेयर जारी करने की बोला है, समझिए ना। आजकल हर कंपनी शेयर जारी करती है। शेयर में क्या चीज रहता है सर? शेयर मतलब हिस्सेदारी, शेयर मतलब हिस्सेदारी। पैसे के ना शेयर का? हाँ। ठीक है, इसमें एक और है IDR। कंपनी को आप मिला दिया, मुनाफा उसका वो अपना इन्वेस्ट कर देगा, पर घट जाता होगा, मतलब आपके कंपनी इंडिया में एक है IDR, विदेशी लोग इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट, मतलब जितने भी विदेशी लोग हैं इंडिया में यदि अपना शेयर जारी करेगा तो इसके थ्रू करेगा। वहीं लिख दीजिए सर। ये इंडियन के लिए था, विदेश के लिए था, इसलिए नीचे लिखा विदेशियों के लिए। ठीक है, बता दो।
अभी एक क्वेश्चन आया था, एक आयोग बना है एस तारपोरे, वो किस किस से कंसर्न है? एस तारपोरे आयोग। तो एक प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जितने भी फॉरेन से पैसे आते हैं उसको चेंज करने के लिए, फॉरेन से सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हमारा इंडिया में इन्वेस्टमेंट चाहिए किस लिए। जैसे बोला कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आता है तो क्यों आता है, किस लिए चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि पूंजी की कमी को दूर करेगा, हमारे देश में यदि पूंजी कम है उसी कमी को दूर करेगा, टेक्नोलॉजी की कमी को दूर करेगा, प्रबंधक की कमी को दूर करेगा, और विदेशी मुद्रा जो हमारे देश में कम है उसकी भी पूर्ति करेगा। इसके लिए निवेश बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आया था, ऑप्शन पहला ही था, टेक्नोलॉजी की कमी को दूर करेगा, उसके बाद पूंजी की कमी को दूर करेगा, मैनेजमेंट की कमी को दूर करेगा। ठीक है, 3 ऑप्शन थे और सभी था लास्ट में, तो सभी आएगा उसका आंसर। ठीक है, उसको लिखने की हमें जरूरत नहीं लगता है, हम लिखें। नेक्स्ट, जो 2 बैंक है यहाँ पे, एक करेंट बैंक और एक पूंजीगत बैंक। ठीक है, जो पैसा चेंज होता है यहाँ पे इंडिया में, चेंज करते हैं करेंसी को, विदेशी करेंसी को, तो उसमें क्या है, जो चालू बैंक है, चालू अकाउंट, इसमें परमिशन है, तुम कितना भी पैसा लाके चेंज कर लो, मतलब कैश लेके आओ चेंज कर लो। ठीक है, करेंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्या है, इसमें परमिशन नहीं है कि इसके थ्रू आप जो है विदेशी जो अकाउंट है उसमें आप इन्वेस्ट करो। इसमें यदि करना है तो आपको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, और उसका रेट भी कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई। इसको बोलते हैं परिवर्तनीय, मुद्रा परिवर्तनीय। ठीक है, मतलब मनी को चेंज करना, विदेशी रुपया लेके आया उसको चेंज करना है, तो करंट अकाउंट में तो आराम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें चेंज नहीं होता है। कैपिटल का मतलब किसी आइटम के थ्रू, आइटम दिया और बोला मुझे डॉलर दो, तो उसके थ्रू नहीं होता है। इसके लिए आपको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, और आरबीआई जो है उसका रेट डिसाइड करेगा। ठीक है, क्या रेट लेना है। तो इस चीज में देने के लिए, इसमें भी परिवर्तनीय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का नाम है एस तारपोरे कमेटी। एस तारपोरे कमेटी को मतलब बताने के लिए हमने इतना पूरी कहानी बताई, समझ गया। और यदि खुल जाता है तो निवेश क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि इसके लाभ की बात की जाए कि इसमें भी यदि परमिशन दे दिया जाए तो निवेश बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बिना बोर्ड पे लिखे ऐसे समझा दिया कोई कहानी। अभी क्या बच गया, समझौता हो गया। अभी निवेश जो कम है हमारे देश में, उसको बढ़ाने के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए। उसमें सबसे पहले जो सब कहीं भी निवेश करने से पहले ना लोग रेटिंग देखता है, इस देश की रेटिंग क्या है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो विश्व बैंक जारी करती है कौन सा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें यदि आपका रैंक अच्छा है तो मैक्सिमम चांस है कि आपके यहाँ लोग इन्वेस्ट करने आएंगे। जितनी भी रेटिंग कंपनी है, एजेंसी है, चाहे मूडीज हो या जो भी हो रेटिंग एजेंसी, उसमें आपका रैंक में सुधार होना चाहिए, तभी लोग आएगा इन्वेस्ट करने के लिए, अन्यथा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आएगा। तीसरा, आपको बाकी जो कंट्री है उसके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और मेन जो एग्रीमेंट है इसके तहत निवेश के लिए, वो एग्रीमेंट जो अभी हमने पढ़ाया था, सेपा पढ़ाया था ना, कल पढ़ाया था, डीटीए पढ़ाया था ना, और एक है बिप्पा। तो सेपा पता है, डीटीए पता है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। कहने का मतलब है ये आप तो इस जो भी 2 देश के बीच हुआ है समझौता, उसमें वहाँ की कंपनी को आपको अपनी कंपनी तक प्रोटेक्शन देना है।
इसके तहत जी आपने कुछ किया है, दो देशों के बीच समझौता, इसने कुछ फॉल्ट किया है तो उसका केस आप नहीं देखोगे, जिस देश की कंपनी है वो देखिए, इसका केस सीधे आप हैंड ओवर कर दोगे जिस देश की कंपनी है। एक ये भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और हमने छोड़ा था, जब हम पढ़ा रहे थे कि इसके निवेश के लिए क्या सुधार किया गया, उसमें आजकल योजनाएं बनी है। उसमें एक पार्ट में बनाया था, दूसरा पार्ट जो हमने बताया था एक नीति बनी है, विदेश व्यापार नीति, उसमें हम पढ़ाया था क्या क्या उसने टारगेट रखा है। उसके एक साइड था क्या क्या योजना बनाया है, किसके तहत, विदेश व्यापार नीति के तहत। उसके तहत जो सबसे इम्पोर्टेंट योजना थी वो दो योजना है। MEIS, SCIS, ठीक है। MEIS है मर्चेंडाइज इकोनॉमिक, ये क्या आई से इन्वेस्टमेंट, एस से नहीं इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम इंडियन स्कीम, मर्चेंडाइज इकोनॉमिक फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है। इसका ये है, और इसका बस सब कुछ सेम है, यहाँ आ जाएगा सर्विस, ठीक है। इसके तहत इसने एक योजना बनाया जो इसके तहत सबको जितना भी उत्पाद का चीज है उसको, जितनी भी योजनाएं चल रही थी देश में उस सबको एक साथ डाल दिया, ठीक है। सर्विस के तहत जैसे इसके तहत चल रहा था फोकस मार्केट स्कीम, या फोकस मार्केट स्कीम के तहत क्या था, फोकस मार्केट स्कीम, और एक चल रहा था फोकस प्रोडक्शन स्कीम। ये दो योजनाएं सबको मर्ज करके एक साथ, जितने भी सर्विसेज थे ना उसको इसमें मर्ज कर दिया, और जितने व्यापार का चीज है, मतलब व्यापार की चीज है उसको इसमें दो योजना मेन रूप से उसने लागू किया, जो योजना अभी देश में चल रहा है। इसके इजी इसलिए किया गया, मर्ज किया, ताकि जो भाई कैसे नरेंद्र मोदी बोलता है मैंने 100 कानून रोज खत्म किया, तो यही सब एक जगह मर्ज कर दिया ताकि आराम से लोग आके परेशानी ना हो। और मेन मोटो था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो है उसमें अपना रैंक को जितना कम कर सके। आज के डेट में 63 है, बट अभी जो दिसंबर में आने वाला है प्लान है कि 58 हो जाएगा, और मोदी सरकार की कोशिश है वो बिलो 50 लाने का, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। इसका मर्चेंडाइज इकोनॉमिक फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसमें सब कुछ सेम सिर्फ हो जाएगा सर्विस इकोनॉमिक फ्रॉम इंडिया स्कीम, ठीक है। इस तरह से जितना फास्ट हो सकता था मैंने फास्ट करके आज का टॉपिक को कंप्लीट किया, पूरा हो गया। हाँ, आज का कंप्लीट हो गया। पूरा जो है फॉरेन ट्रेड BOT और BOP एंड निवेश इन्वेस्टमेंट, ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बाकी कल हम पढ़ेंगे, कल इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ओके। कल पढ़ेंगे कृषि एंड उसके कंसर्न जितनी योजना है, और ओवरऑल जो योजना है